नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले हम आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो प्रस्ताव मिला था कि सीज फायर कर देना चाहिए, इस पर सहमत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशन रखा है इसके साथ। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि ये युद्ध विराम होने के लिए पुतिन राजी हो जाएंगे। ये मैंने अपने 2-3 दिन पहले जो वीडियो डाला था मैंने इसमें बता दिया था, और हुआ ये भी, ये ठीक ऐसा ही हुआ है। पुतिन तैयार हो गए हैं कि अब हम युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो चाहते हैं कि कोई टेम्पररी विराम ना हो, एक ऐसी शांति प्रक्रिया शुरू हो जो लंबा चले। यानी एक तरह से वो चाहते हैं कि अब ये नहीं कि 1 महीने के लिए युद्ध विराम हो फिर लड़ाई शुरू हो जाए, ऐसा नहीं, कुछ समाधान चाहते हैं। उधर ट्रंप ने भी बोला है, ट्रंप ने बोला है कि हम यूक्रेन से बात करना चाहते हैं और रसिया से भी बात करना चाहते हैं। हम अंधेरे में नहीं कोई बातचीत अंधेरे में नहीं करना चाहते। हम उस चीज़ों पर भी बात करना चाहते हैं जो रूस, जिस जमीन पर, यूक्रेन के जमीन पर रूस ने कब्जा कर लिया है, और हम ये भी बात करना चाहते हैं कितना रूस को छोड़ना पड़ेगा और कितना नहीं छोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अब बातचीत के लिए चारों तरफ से पुतिन पर भी दबाव है, यूक्रेन के जेलेंस्की पर भी दबाव है। हालांकि जेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन जो हैं वो चालाकी कर रहे हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि कभी लड़ाई खत्म ना हो, वो लड़ाई को सीज फायर नहीं चाहते हैं, सिर्फ ट्रंप के दबाव में वो ऐसा बोल रहे हैं। ये जेलेंस्की अपना कहना है। लेकिन देखिए, एक बात बता रहा हूँ, लड़ाई 2.5 साल से चल रही है, यानी 2.5 साल से ये लड़ाई चल रही है, तो अब दोनों पक्ष अब एक तरह से थक चुके हैं। ये युद्ध विराम होना चाहिए और होगा भी। नेटो चीफ मार्क रूट जो है, उन्होंने भी इशारा किया है कि हम रूस से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने ये कहा कि बातचीत तुरंत खत्म अंजाम पर नहीं पहुंचेगी, लेकिन हम बातचीत के लिए पहल कर रहे हैं और धीरे धीरे हम मामले की चीज़ों को ठंडा करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर यूरोप से जो लड़ाई थी यूक्रेन से, वो कोई लड़ाई यूरोप की नहीं थी, वो लड़ाई अमेरिका की ही थी। भले ही कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, लेकिन अमेरिका को टिस है और रूस को भी टिस है। यानी लड़ाई अमेरिका की थी और रूस की थी। जेलेंस्की बीच में आ गए, और नेटो के लोग चूंकि अमेरिका का समर्थन करते हैं, हर चीज़ों में उसके लिए हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो नेटो भी इसमें शामिल था। यानी यूरोपियन देश, यूरोपियन यूनियन के पूरा देश जितने हैं वो भी शामिल थे, ब्रिटेन भी शामिल था। लेकिन ये लोग डायरेक्ट नहीं जाते थे, चाहते थे पीछे से समर्थन करना, और बलि का बकरा बन गया यूक्रेन। अब जब देखे कि ये लोग को लगता था कि लड़ाइयाँ ज़्यादा दिन नहीं खींचेगी, लेकिन 2.5 साल तक लड़ाई चल गई, तब इन लोगों को लगा कि मामला गड़बड़ हो रहा है। अब उन्होंने इसका अंदाजा लगाया कि खर्च कितना गया, और खर्च के बाद हिसाब से लगा कि अभी सौदाबाजी हो सकती है, और यूक्रेन से सौदाबाजी अमेरिका ने किया। अमेरिका ने बोला कि अपने मिनरल्स हमारे नाम कर दीजिए, अपना देश को हमें एक तरह से गिरवी रख दीजिए, हमारे जो अपनी लैंड्स जो है, जो आपकी धरती बहुत अमीर है, वो हमें दे दीजिए। और यूक्रेन को मजबूरी थी, वो तैयार भी हो गया। तो अब जब अमेरिका इस लड़ाई से पीछे हट गया, तो यूरोपियन यूनियन का क्या पड़ी है? वो तो सिर्फ अमेरिका के में बस जी हुजूरी कर रहे थे, हाँ में हाँ मिला रहे थे। जब अमेरिका पीछे हट गया तो वो भी हट गया। तो जो मार्क रूट ने बोला है कि हम रूस के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, तो कोई नई चीज नहीं है। जब अमेरिका हट गया तो उन्हें ये स्टेटमेंट पहले से तय था कि ऐसा ही स्टेटमेंट वो बोलेंगे, और उन्होंने बोला भी। और चूंकि जेलेंस्की देखिए, सब इस लड़ाई में अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो यूक्रेन को हुआ है, और इस लड़ाई में अगर कोई आदमी सबसे ज्यादा अपमानित फील हुआ है तो वो है जेलेंस्की। अमेरिका इस बात को समझता है, वो चाहता है कि कहीं एक बैलेंस कंट्रोल किया जाए। कुछ जमीन जो यूक्रेन का कब्जा रूस ने कर लिया है, तो कुछ जमीन ये छोड़ दे, मतलब यूक्रेन के लिए रूस छोड़ दे। कुछ जमीनों पर यूक्रेन भी ने भी रूस के जमीनों पर कुछ कब्जा कर लिया, ये भी छोड़ दे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एक जहां मामला अटक रहा है वो है एक परमाणु रिएक्टर का। ये परमाणु रिएक्टर यूक्रेन का है और बॉर्डर पर ही है, जिसे रूस ने कब्जा कर लिया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से एटॉमिक एनर्जी जो देती थी वो पावर प्लांट है। तो अब इस पर मामला अटका हुआ है, और इस पर ये लोग राजी होंगे कि नहीं होंगे ये तो अभी आगे का विषय है, लेकिन इस पर कोशिश तो हो रही है। और
इशारों इशारों में ट्रंप ने वही इसका नाम तो नहीं लिया परमाणु रिएक्टर का, लेकिन उन्होंने जमीन और लैंड की बात किया कि कुछ लैंड को दोनों को एक दूसरे के कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो पुतिन भी इस पर तैयार है, लेकिन पुतिन अब कुछ ऐसे जगह को नहीं छोड़ना चाहते हैं जहां से उनकी सामरिक रूप से वो महत्वपूर्ण है। लेकिन आगे बातचीत तो होगी, उसके बाद निर्णय लेंगे। देखिए, जो टेम्पररी बातचीत होती है, अभी 30 दिनों के लिए सीज फायर की बात की गई है, ये आगे भी बढ़ेगी। ऐसी बात नहीं है कि वो उसको आगे एक्सटेंड किया जाए। मतलब कहने का मतलब है कि लड़ाई अब सब दोनों पक्ष चाहती है कि लड़ाई खत्म होगा, लेकिन एक बहाना खोज रहे हैं, एक कोई ना कोई ऐसा तरकीब निकालने के बीच का रास्ता कि भाई किस तरह हमें आरोप भी ना लगे, हमारे ऊपर दोष भी ना लगे। हम क्योंकि देखिए, दोनों लोग को, आवाम को भी खुश करना है, क्योंकि दोनों लोग की तरफ के लोग मारे गए हैं। ये जो सैनिक जो मारे गए हैं, उनके परिवार के लोगों को भी एक आश्वासन देना है कि हम अपनी जगह पे स्टैंड पर हम ठीक थे। तो यानी कहने का मतलब ये कि एक ईगो टू ईगो की लड़ाई हुई जिसमें लाखों लोग मारे गए। अब ये लाखों लोग के जो मौत हुए हैं उसको जस्टिफाई करना है, उसे एक सही साबित करना है। तो इसके लिए दोनों तरफ के जो लोग हैं अब एक तरह से बैलेंस कंट्रोल कर रहे हैं। यही बात है। ये लड़ाई यूक्रेन की नहीं है, ये लड़ाई रूस के लोगों की नहीं है, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। ये लीडर टू लीडर लड़ाई है। ये नेताओं की आपसी एक तरह से कि मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी हूं, ये कहने की वजह के चक्कर में ये लोगों ने लाखों लोग हत्याएं करा दी हैं। यानी अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए, एक लीडरशिप को, अपने इमेज को बनाने के लिए इन लोगों ने खून खराबा किया जा रहा है। अब देखिए, पहले क्या होता था कि पहले इंफॉर्मेशन उतनी लोगों के पास नहीं पहुंच पाती थी। अब सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जैसे लोग उस चीज को एनालिसिस करते हैं, बढ़िया से उसको बता देते हैं। ऐसे लाखों लोग पड़े हुए हैं जो सोशल मीडिया पर इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब नेताओं के पास भी अब बीच के रास्ते निकलने के जो होता था वो थोड़ा कम पड़ने लगा है। तो इसलिए अब लड़ाइयाँ इतनी आसान नहीं रहेगी कि कोई लड़ाई को लंबा खींचा जाए। यही हाल हुआ है कि अब रूस के भी अपने आवाम को बताना है, जेलेंस्की को भी अपने आवाम को बताना है कि हम अपनी जगह पर सही थे, पुतिन को भी रूस के लोगों को बताना कि हम अपनी जगह पर सही थे। तो कुछ ना कुछ एक बीच के रास्ता वो चाह रहे हैं कि किस तरह लड़ाई के लिए हमारे ऊपर आरोप न लगे और बीच का एक रास्ता निकल जाए। बस यही है। लड़ाई तो दोनों चाहते हैं खत्म हो जाए, लेकिन एक बीच का रास्ता चाहते हैं, किसी तरह एक रास्ता ऐसा निकल जाए कि हमारे ऊपर आरोप न लगे। और कल गए अगर जमीन छोड़ना भी पड़े तो ये ना कहना पड़े कि भाई आपने लड़ाई क्यों किया जब लैंड को छोड़ दिया। दोनों पक्ष की बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए ये कहने का मतलब मेरा यह है कि अब ये लड़ाई रुकेगी। मैं पहले भी बोला था, जब जेलेंस्की से जो जेद्दा में ये यूक्रेन के डेलीगेट और अमेरिका के लोग जो मिले थे वहां पर जेद्दा में, तो मैंने उस समय बोला था कि लोग कह रहे थे कि यूक्रेन राजी नहीं होगा, ये रूस राजी नहीं होगा, पुतिन राजी नहीं होगा। लेकिन मैंने उस समय बोला था कि नहीं, पुतिन राजी हो जाएंगे। पुतिन भी चाहते हैं कि लड़ाई रुक जाए, क्योंकि कितना दिन लड़ेंगे भाई, 2.5 साल कम नहीं होते हैं। तो उनको भी लेकिन चाहते थे कि कोई एक ऐसा बीच का रास्ता निकले जिससे हम लड़ाई रोके। अब एक बीच का रास्ता ट्रंप ने निकाल दिया है, तो अब ये बातें शुरू हो गई कि भाई लड़ाई रुकेगी। मैंने पहले भी बोला था कि ट्रंप आएंगे लड़ाई रुक जाएगी, और ये लड़ाई रुकेगी। आज भी मैं बोल रहा हूं, भले अभी ये स्नो में मामला फंसा हुआ है, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि ये लड़ाई आप कुछ ही दिनों में देखिएगा, ये इस पर सहमति बनेगी और लड़ाई रुकेगी, 100% रुकेगी। क्योंकि सबने जिसने लड़ाई के लिए आग माचिस मारा था, उसको वो चीज मिल गया है। यानी जो अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन के मिनरल्स पर हमारा कब्जा हो, वो होने जा रहा है। जेलेंस्की तैयार है देने के लिए। अब मामला बचा था युद्ध को रोकना, वो युद्ध भी रुक जाएगा। यानी जिस चीजों के लिए अमेरिका को जरूरत थी वो मिल गया। आप पूरे मिडिल ईस्ट में देखे होंगे कि अक्सर वहां पर टेररिज्म के नाम पे एक से एक आतंकी संगठन पैदा हुए, ISIS पैदा हुआ, अलकायदा पैदा हुआ, पता नहीं कौन कौन लोग, सिविल वार हुए। ये सब क्या था? ये सिर्फ एनर्जी के लूट थी, यानी पेट्रोल और डीजल के जो होता है ना, ऑयल का लूट था, जिसमें अपने मनपसंद के सत्ता को बनाया जाता था, अपने हिसाब से पॉलिसी बनवाई जाती थी। अगर पॉलिसी बनाने में वो लीडर का कुछ आनाकानी करता था, उसके पैरेलल एक और लीडरशिप खड़ा की जाती थी, दोनों में फाइट कराया जाता, जिसे आतंकवाद का नाम दिया गया। यही होता है और आज यही हो भी रहा है पूरी दुनिया में। तो अब चूंकि डीजल, पेट्रोल और ऑयल का अब वो शायद डिमांड अब कम हो रहा है, या उनकी जो जितनी उन लोगों ने उसको दोहन करना था वो दोहन कर लिया है। मुश्किल से 25-30 साल का और बचा हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब इनका
और दूसरी बात कि ऑयल का विकल्प भी पैदा हो गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आना शुरू हो गए हैं, तो अब इनको लग रहा है कि अब मिडिल ईस्ट हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो चीज़ ज़रूरत है वो है सेमीकंडक्टर में लगने वाला जो मटेरियल्स होते हैं, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगने वाले जो मटेरियल होते हैं, अब इनकी ज़रूरत पड़ती है एनर्जी के लिए। तो अब ऐसे जगह जहाँ पर इसकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, और वहाँ पर ये लड़ाइयाँ होंगी और हो भी रही है, उसके लिए अब तैयारियां शुरू हो चली हैं। तो आप देखिएगा कि अब जो मिडिल ईस्ट में है, यानी जो मुस्लिम कंट्रियों में, अब देखिएगा वहाँ मामला धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब वहाँ पर ज़्यादा खून खराब होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अब उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं जाएगा। अब जहाँ पर ऐसे जगह पर जहाँ मिनरल्स इस तरह के हैं, अब वहाँ पर लड़ाइयाँ होंगी। और यही है पूरा यूरोप, इसी के बल पर यूरोप ने मैंने सैकड़ों साल तक राज किया है, और यही अमेरिका की भी नीति रही है, और इसी पर ये लोग अमीर बने हैं और सारे दुनिया जानती है। अब धीरे धीरे अब इनके ये एक्सपोज हो चुके हैं, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। तो जैसा इंफॉर्मेशन फिर आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। आपसे फिर मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।